हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने निर्देशन और परामर्श के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा और निर्देशन और परामर्श के प्रकारों के बारे में भी उसमें चर्चा की गई है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो परामर्श का ही एक प्रकार है और ये है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श, इसको डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हम कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले निर्देशात्मक परामर्श की, डायरेक्टिव काउंसलिंग की। यानी कि निर्देशात्मक परामर्श, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्या है ये निर्देशात्मक परामर्श, इस पे हम चर्चा करते हैं और उसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम जाएंगे। पहले हम निर्देशात्मक परामर्श को समझते हैं। इस परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उपबोध्य की या सेवार्थी की समस्याओं का अध्ययन करना होता है। इसमें परामर्शदाता वही केंद्र होता है परामर्श का, और ये जो परामर्श होता है ऐसा परामर्श नहीं है कि जिसको हर आदमी कर ले, बल्कि इस परामर्श में एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त परामर्शदाता होता है जो किसी भी विशेष विषय का विशेषज्ञ होता है। और ऐसे इस प्रकार के निर्देशात्मक जो परामर्श होते हैं ये विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा ही दिए जाते हैं। इनको विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है और ये परामर्श का केंद्र होते हैं। जो परामर्श प्रार्थी होता है, परामर्श लेने वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो समस्याएं हैं उसका ये गहन अध्ययन करते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार से उसका समायोजन कुसमायोजन का आकलन करते हैं और उसका अध्ययन करने के बाद तब जा कर के उसको जो है अपना परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। एक तो पहली बात ये हुई निर्देशात्मक में कि ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो है परामर्शदाता होते हैं। दूसरी बात, ये परामर्श का केंद्र होते हैं। सारा परामर्शदाता के ऊपर डिपेंड है क्योंकि वो एक प्रशिक्षित आदमी है, ट्रेंड आदमी है। यदि वो ट्रेंड नहीं होगा तो वो सामने वाले को परामर्श नहीं कर पाएगा, परामर्श बेकार हो जाएगा, वो सही दिशा नहीं दे पाएगा। दिशात्मक मतलब दिशा, उसे डायरेक्शन नहीं दे पाएगा कि किस दिशा में जो है प्रार्थी को अपना कार्य करना है या अपनी समस्या का समाधान करना है। तो ये इसकी बात है। अब इसके अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ये परामर्श जो है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसके कुछ चरण हैं, इसके चरणों पर हम बात करेंगे। तो परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श के अगर सोपान की बात करें या चरण की बात करें तो उन पर नंबर 1 में सबसे पहले विश्लेषण होता है। विश्लेषण ये हो गए निर्देशात्मक, थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं इसको। निर्देशात्मक परामर्श के सोपान या चरण जिनको हम कहते हैं, स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। नंबर 1 पहला चरण है इसका विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। ये क्या है? एक परामर्शदाता जो ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, वो बाकायदा सबसे पहले जो सेवार्थी है यानी परामर्श प्राप्त करता है, जिसको परामर्श दिया जाना है, उसका विश्लेषण करता है। उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में, उसके समायोजन कुसमायोजन के बारे में वो सारी जानकारियाँ विभिन्न प्रकार से एकत्रित करता है। ये जानकारियाँ वो साक्षात्कार के द्वारा भी ले सकता है, आमने सामने इंटरव्यू करके, उससे प्रश्नावली भरवा करके भी ले सकता है, या कोई अन्य टेस्ट या परीक्षण के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। तो जब उसकी सारी जानकारी वो ले लेते हैं विभिन्न प्रकार की बातचीत के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न परीक्षणों के द्वारा,
या विभिन्न प्रविधियों के द्वारा सारी जानकारी एकत्रित करना, यानी पूरी सेवार्थी के संबंध में जानकारी एकत्र करना, सेवार्थी की जानकारी एकत्र करना या के संबंध में जानकारी करना, और फिर कौन सी समस्या किस बात से संबंधित है उनको अलग अलग विश्लेषण करना। ये इसमें किया जाता है पहले चरण में। कौन सी समस्या किस कारण से है, किस वजह से कौन सी समस्या आती है, किस कारण से समायोजन है, किस कारण से जो है कुसमायोजन है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के बाद फिर अगला जो स्टेप आता है दूसरा, वो होता है संश्लेषण। दूसरा एक होता है संश्लेषण। इसमें वो जो जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, यानी जो विश्लेषण किया गया, जो प्रार्थी के बारे में या सेवार्थी के बारे में जानकारी हासिल की गई, उसे सिस्टमेटिक ढंग से लगाना, क्रमबद्ध तरीके से उसको समझना कि पहली प्रॉब्लम कहाँ से है, फिर दूसरी प्रॉब्लम किस कारण से है, तीसरे नंबर पे कौन सी समस्या हुई, फिर चौथे नंबर पे कौन सी समस्या हुई, यानी उनका एक दूसरे का कारण प्रभाव का अध्ययन करना कि किस कारण से कौन सी चीज़ें हुई, उनको सीक्वेंस में लगाना, उनका सिंथेसिस करना यानी संश्लेषण करना। ये इसका दूसरा स्टेप है। और इसका एक तीसरा जो होता है, फिर तीसरा चरण होता है निदान का। इसमें जो है जो परामर्शदाता है, वो परामर्शदाता इसमें सेवार्थी के जो भविष्यात्मक समस्या है, यानी भविष्य से संबंधित उसकी अभिव्यक्ति से संबंधित समस्या है, भविष्य में अभिव्यक्ति करने वाला है, या जो उसने वर्तमान में अभिव्यक्ति की, जो उसने बातें बताई हैं, जो जानकारी उसने प्रोवाइड कराई है, उनसे संबंधित जो भी समस्या है उनके क्या कारण हैं और उन कारणों में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उनकी प्रकृति के बारे में निर्णय निकाले जाते हैं कि किस प्रकार ऐसे कारण जिनके कारण ये सेवार्थी को प्रॉब्लम आ रही है अपनी समस्या का हल करने में, या जिनके कारण इसको दिक्कत आ रही है, उन कारणों में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको जो है रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का निदान निकालने के बाद उसको फिर सुझाव देता है कि आप इस प्रकार से अपनी समस्या का हल करिए, ये काम कीजिए, उसके हिसाब से प्रोवाइड कराता है जानकारी। तो ये हुआ तीसरा स्टेप निदान का। और फिर एक होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान यानी जिसको हम भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। और ये इसमें जो है समस्या के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। जैसे मानो सेवार्थी जो है कोई काम करने जा रहा है, उसको उसकी समस्या का निदान बताया गया, तो फिर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जब आप इस काम को करोगे तो उसे कहा जाएगा हो सकता है आपको ये दिक्कत हो। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इसको एक समझ लीजिए, मान लीजिए इस परामर्श को ऐसे समझिए निर्देशात्मक को, जैसे एक ट्रेंड डॉक्टर है, ट्रेनिंग शुदा डॉक्टर है, वो आपका परामर्शदाता है और आप एक मरीज हैं। वो विभिन्न विधियों से आपकी जो है जांच करेगा, मशीनों के द्वारा, अन्य टेस्टों के द्वारा, फिर आपकी मर्ज का पता लगाएगा, फिर उनका विश्लेषण करेगा, कौन सी समस्या, इससे ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, तो फिर ये क्यों हुआ, फिर वो उनका संश्लेषण करेगा, फिर वो उनको सिस्टम से पकड़ेगा, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उनको संश्लेषण करेगा और फिर उसका निदान ढूंढेगा कि इसका मतलब इसका रास्ता यहाँ से निकल सकता है। फिर वो उसको निदान के लिए कहेगा, और जब वो कहेगा तो फिर पूर्वानुमान लगाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, पूर्वानुमान लगाएगा, फिर कहेगा कि देखिए जब आप ये काम करोगे, दवा खाओगे या इस तरह से आप वो करोगे इलाज अपना, तो आपको हो सकता है ये दिक्कत हो, तो घबराना नहीं। हो सकता है दवाई थोड़ा चक्कर करे या इससे थोड़ा भूख कम लगे तो घबराना नहीं, या नींद कम आए, तो ये पूर्वानुमान उसके संबंध में लगाए। तो इस प्रकार का एक डायरेक्टिव काउंसलिंग, मतलब एज ए डॉक्टर और मरीज, इसको आप उदाहरण के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं। उसमें ये सारे चरण होते हैं, जैसे डॉक्टर विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, निदान सुझाता है और फिर पूर्वानुमान लगाता है। और उसके बाद जो है फिर वो सलाह भी देता है उसे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा दिक्कत हुई तो आप इस दवा को कम कर देंगे या इसको रोक देंगे, या ये वाली खाना, ये नहीं खाना, तो उसके सुझाव भी देता है वो। अगला जो है फिर
परामर्श, इसके बाद जो है एक बिंदु आता है परामर्श। पूर्वानुमान के बाद परामर्श भी देता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, फिर परामर्श दे रहा है, फिर आप ये करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना। मैं एक डॉक्टर के हिसाब से आपको एडवाइस के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये छठा चरण है। और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, अनुगमन या अनुगामी। जो आपका जो ये परामर्श प्रार्थी है, ये अनुगामी, ये जो इसको सलाह दी गई इसका अनुसरण करता है, ये ठीक वैसे वैसे करता है और समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये डायरेक्टिव काउंसलिंग मतलब दिशात्मक जो है परामर्श है, निर्देशात्मक है। इसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि आप किस किस तरह से। तो इसमें एक तो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मेन जो पूरा परामर्श है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। मरीज इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सारी वो मरीजों की समस्या को समझ भी रहा है, किन कारणों से वो नहीं समझ रहा है, और पूरा अध्ययन जो है ये निर्देशात्मक, क्योंकि ये प्रशिक्षित है और ट्रेंड है परामर्शदाता और ये विशेषज्ञ है, इसलिए सारा मुख्य जो जिम्मेदारी है उत्तरदायित्व पर परामर्श का है वो इसी पर है। और जो सेवार्थी है उसको उसकी क्षमताओं के बारे में, उसको काम करने के लिए जो दिया गया, एनालिसिस करने के बाद जो सुझाव दिया गया, उसको कहा जाता है आप इस तरह से करिए, तो उसको दिशा बता दी जाती है कि आप इस तरह से कार्य कीजिए। तो ये हुआ आपका निर्देशात्मक परामर्श। अब ये निर्देशात्मक परामर्श है, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या क्या है ये, तो मैं इन पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेता हूँ। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या क्या है विशेषताएं, इस पर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। मैं 2-4 विशेषताओं पर चर्चा करता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपने इसका लिया होगा। मैं बात करता हूँ इसके सोपान के बाद जो है इसकी विशेषताओं है, परामर्श की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर अगले टॉपिक के अंदर चलते हैं हम। क्या है इसकी निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं। देखिए, परामर्शदाता का जो कर्तव्य है वो अपने निदान के अनुरूप निर्णय लेने में उपबोध्य की सहायता करना है। यानी मतलब सबसे पहली बात है, इसका जो एक विशेषता है वो ये है कि जो परामर्शदाता है का मुख्य कर्तव्य सेवार्थी को अपनी समस्या के निदान के संबंध में, समस्या के निदान के संबंध में, निदान के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करना है। ये इसकी करता है, इसमें निर्णय लेने में सहायता करता है या करना है। ये इसकी पहली विशेषता। जो ये परामर्शदाता है, ये सेवार्थी को अपनी समस्या के निदान के संबंध में जो निर्णय लेना है उसको सलाह दी जाती है और फिर वो मान लेगा कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तो उसको निर्णय लेने में सहायता करता है कि आप ऐसा करिए। बिल्कुल विश्वास कर दिलाता है उसको और आश्वस्त दिलाता है और वो अपनी समस्या का समाधान करता है। ये तो इसकी एक पहली विशेषता हुई। दूसरा इसका ये है कि परामर्शदाता जो है प्रार्थी को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराता है। जैसे मान लीजिए ये जो परामर्शदाता है, सेवार्थी मतलब जिसको परामर्श चाहिए होता है, सेवार्थी को आवश्यक सूचना से परिचित कराता है। जैसा मैंने अभी बताया, आवश्यक सूचना का मतलब यहाँ कोई अखबारी खबर के बारे में नहीं है। सूचना का मतलब यहाँ जानकारी से है कि जो परामर्शदाता है वो सेवार्थी को ये बता देता है कि इस समस्या का आप किस प्रकार से निदान करेंगे और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। माने एक डॉक्टर कहता है कि आपको सर दर्द है, लेकिन किस कारण से है, गैस के कारण है या गर्मी के कारण है या सर्दी के कारण है, लेकिन वो ये भी साथ साथ बता देता है कि इसमें जब दवा आप खाएंगे तो आपको अगर सर्दी के कारण है तो आप ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे। इस तरह से वो पूरी जानकारी वो उसको है उपलब्ध करा देता है, ताकि उस जानकारी के अभाव में वो सचेत रह करके आपके परामर्श को, जो अपने परामर्श उसने दिया है, उसको सही तरह से पालन कर सके। वो पूरी जानकारी से परिचित करा देता है
ये इसकी एक दूसरी विशेषता है। और विवेक युक्त उपबोधन प्रदान करता है, मतलब ऐसा विवेक युक्त जो है प्रबोधन उसको देता है जानकारी, जिससे वो उसकी पूरी बात को समझ ले और उस पर भरोसा करके अपना इलाज करे। तीसरा हम ये कह सकते हैं, निर्देशात्मक परामर्श में सेवार्थी के बौद्धिक पक्ष पर जो है ना कार्य करना होता है। देखिए इसमें तीसरी बात ये कही गई है, निर्देशात्मक परामर्श में सेवार्थी के, जो सेवार्थी है जिसको परामर्श चाहिए, सेवार्थी के बौद्धिक पक्ष पर कार्य करना होता है। यानी बौद्धिक पक्ष से मतलब है कि जिसको सेवा चाहिए, परामर्श दिया जा रहा है, उसको बौद्धिक रूप से एक एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। खाली उसको बताने से काम नहीं चलेगा, उसको वो समझ में भी आ जानी चाहिए। इसलिए उसके बौद्धिक पक्ष पर पूरा जोर दिया जाता है, चीज़ों को भली भांति उसे समझाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है, जिससे वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ ले और फिर जो परामर्श उसे दिया गया उसका अनुपालन कर ले। तो ये बौद्धिक पक्ष पे इसमें काम किया जाता है। और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेवार्थी होता है, सेवार्थी परामर्शदाता के अनुसार ही कार्य करता है, के अनुसार ही कार्य करता है। अगर वो इसकी बात को नहीं मानेगा तो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये इसकी अंतिम विशेषता है। और भी इसके सारा बहुत सारी विशेषता है, लेकिन मैं सिंपल का आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, इस पर मैंने चर्चा की। परामर्शदाता के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा सेवार्थी को, यदि उसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है। तो ये था आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको हम निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। इसका दूसरा भाग जो मैं अनिर्देशात्मक जिसमें है उस पर अब चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले, नहीं फिर मैं करता हूँ बात अनिर्देशात्मक परामर्श यानी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पर। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया। इसके बाद जो दूसरा इसका टॉपिक है, जैसे निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक, इसमें अ लगा देंगे तो यही हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यानी अभी जो निर्देशात्मक परामर्श जिसका मैं बताना भूल गया, इसके जो वो थे E.G. विलियमसन, इसके प्रवर्तक थे निर्देशात्मक परामर्श के, ये आप नोट कर लीजिए। और जो मैं अब अनिर्देशात्मक बता रहा हूं, इसके प्रवर्तक और संस्थापक हैं कार्ल रॉजर्स। ये मैं भूल गया था, ये कार्ल रॉजर्स जो है इसके प्रतिपादक हैं। इन्होंने इसको आगे बढ़ाया नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को। इसमें क्या होता है कि जो पूरा परामर्श है, ये जो परामर्श है सेवार्थी केंद्रित होता है। इसको सबसे पहले तो आप ये लिखिए, यह सेवार्थी केंद्रित होता है। मेन बात इसमें परामर्शदाता तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सेवार्थी। इसमें सेवार्थी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सेवार्थी की समस्या को हल करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको समझा जाता है, उसकी योग्यता को, उसके गुणों को, उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को इसमें आकलित किया जाता है और उसके बाद उसे सुझाव दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से सेवार्थी केंद्रित होता है। सेवार्थी केंद्रित होने का ये अर्थ है कि इसमें जो परामर्श दिया जाता है वो मतलब बिना किसी आत्म साक्षात्कार के नहीं दिला सकते। ये जो सेवार्थी होता है इसमें इसको इसकी क्षमताओं का ज्ञान कराया जाता है। यानी जो सेवार्थी सेवा लेने लिए आया है या जो परामर्श लेने के लिए व्यक्ति आया है, सबसे पहले उसको आत्म साक्षात्कार कराया जाता है,
उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपकी अपनी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है। तो जब व्यक्ति उन चीज़ों को समझ लेता है तो वो अपनी समस्याओं के कारणों को भी भली भांति समझ लेता है। तो एक परामर्शदाता सबसे पहले ये कोशिश करता है कि जो परामर्श प्रार्थी या सेवार्थी उसके पास आया है उसको आत्म साक्षात्कार कराए, उसको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाए और उसे ये एहसास कराए कि उसकी वास्तविक क्षमता क्या है। और उसके लिए वो विभिन्न प्रकार की विधियों का अवलोकन कर सकता है, उससे साक्षात्कार कर सकता है, परीक्षण ले सकता है, टेस्ट ले सकता है और प्रश्नावलियों के द्वारा उससे जानकारी ले सकता है और फिर बता सकता है देखिए आपकी यहाँ पर कमी है, ये आप में कमी है, ये कमी है, और उनके बारे में उसको सजेशन दे सकता है। बल्कि उसको कमी बता करके नहीं, बल्कि उनको ये बता सकता है कि अभी ये चीज़ें आपने और करनी है, उसके अंदर हीन भावना पैदा करके नहीं। यदि उसमें कोई कमी भी है तो उसको इस तरह से बताया जाएगा ताकि वो उसको ये महसूस न हो कि मेरे में कोई कमी है, बल्कि उसे आत्मविश्वास पैदा हो और वो अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार कर सके। ये अनिर्देशात्मक काउंसलिंग का उद्देश्य होता है। और जब व्यक्ति अपनी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपने बारे में सही वो अपने आप को पहचान लेता है, तो आदि क्षमताओं का तो वैसे ही समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परामर्श है वो ये परामर्श दिया था कार्ल रॉजर्स ने। इसको कहा गया अनिर्देशात्मक परामर्श। ये सेवार्थी केंद्रित होता है और इसकी समस्याओं का, जितनी भी इसकी समस्याएं हैं उनका अध्ययन, सेवार्थी की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन परामर्शदाता करता है और फिर उनके सुझाव देता है। कैसे करता है इसके चरणों पे हम बात करते हैं। इसके कुछ चरण हैं, इसके जो चरण बताए गए हैं, अनिर्देशात्मक परामर्श के सोपान या चरण। सोपान नंबर 1, वार्तालाप। मैंने अभी कहा कि अनिर्देशात्मक परामर्श में सबसे पहले व्यक्ति को उसका आत्म साक्षात्कार कराया जाता है। इसमें कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई दौर की वार्ता चलती है, व्यक्ति से बातचीत की जाती है। इसमें जब तक परामर्शदाता इस सेवार्थी से दोस्ती नहीं कर लेगा, मित्रता जैसा व्यवहार नहीं बना लेगा, तो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम उसको बताएगा नहीं, वो छुपाता चला जाएगा। और इस काउंसलिंग का सबसे पहला मेथड है कि व्यक्ति के अंदर तक जाकर के उसके अंदर जितनी भी बातें हैं उन सबको जानना, उनकी इच्छाएं, उसकी कमियां, उसके गुण अवगुण सबको जानना। और ये तभी संभव होगा जब सेवार्थी से परामर्शदाता का अच्छा संबंध स्थापित होगा। इसके लिए वो वार्तालाप करता है, कई दिनों तक बातचीत करता है, बिना उद्देश्य की बातचीत करेगा, दोस्ती गांठेगा, हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा। और हंसी मजाक में जब उसको लगेगा सामने वाला बिल्कुल मेरे साथ खुल गया है, फिर उससे बीच बीच से प्रश्न पूछ लेगा, तो उनके द्वारा जानकारी हासिल कर लेगा। और ये कई घंटों की और कई दौर की बैठक के बाद जब सारा उसका जो है आंतरिक विवरण वो प्राप्त कर लेता है, फिर वो दूसरे चरण की ओर बढ़ता है। और ये इसके बाद क्या करता है कि फिर वो इसकी जांच पड़ताल करता है। जब वो उसके स्वभाव से परिचित हो जाता है तो दूसरे नंबर पर होती है जांच पड़ताल। जैसे माना किसी बालक के अंदर कोई कमी है, उसके स्वभाव में या कोई व्यसन करता है या कोई ऐब करता है या कोई बुरी आदत है, कोई बुरी अभिवृत्ति है, तो वो हंसी मजाक में उसे जान तो लेगा कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर है, लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद फिर वो उसकी पड़ताल करता है। उसे कहता है जांच पड़ताल, कि ये किन कारणों से ऐसा हुआ। फिर उसकी जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद जब पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी तो उसके बाद संवेगात्मक अभिव्यक्ति, एक तीसरा चरण होता है जिसमें उसका संवेगात्मक अभिव्यक्ति, ये तीसरा चरण है अभिव्यक्ति। ये जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति है, इसमें उपबोध्य की व्यवस्थाओं का, भावनाओं का तथा मानसिक तनाव की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे अवसर पैदा करेगा जिससे वो अपने अंदर की जो भावना है उनको प्रकट कर दे, क्योंकि ये छुपा देता है। जैसे कई बार किसी आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन वो बताता नहीं है, छुपाता रहता है।
तो कई बार ऐसी परिस्थिति कह दी जाती है या फिर इस तरह से उसे विश्वास में ले लिया जाता है कि वो अपने अंदर की बातें सारी कह देता है, तो उसे कहते हैं संवेगात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। और जब ये अवसर उसको प्राप्त होते हैं तो वो खुलकर के सामने आ जाता है और जो परामर्शदाता है उसके संवेगात्मक अभिव्यक्ति के बाद उसके कारणों को जान लेता है और फिर परोक्ष रूप से दिए गए सुझाव पर चर्चा करता है। जो उसको सुझाव दिए गए हैं परोक्ष रूप से सुझाव पर, उन पर चर्चा करेगा, ये अगला स्टेप है। और चर्चा करने के बाद वो सेवार्थी से जानना चाहेगा कि आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार इस समस्या का आप समाधान कर सकते हैं और हम इसको किस प्रकार से मिलजुल करके इस समस्या के समाधान में सहयोग कर सकते हैं। तो इस पर वो चर्चा करने के बाद पूरी बात करेंगे और फिर वो योजना का बनाता है कि चलिए हम किस तरह से इसको समाधान करते हैं। माने किसी एटीट्यूड या अभिवृत्ति में बदलाव लाना है तो उसमें बदलाव लाने के लिए वो एक प्लानिंग बनाएगा, योजना बनाएगा। तो उसको कहते हैं योजना का प्रतिपादन। अगला जो चरण है उसमें योजना का प्रतिपादन करेगा। योजना का प्रतिपादन, मान लीजिए किसी को वेट घटाना है तो कैसे घटाएगा, तो उसे कहेंगे आप डेली जो है 4 घंटा या 2 घंटा रोज़ दौड़ लगाइए या जिम में जाइए। तो एक योजना बना ली गई और वो चर्चा करके उससे सहमति प्रदान कर ली कि भाई आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो फिर अगला जब योजना का जो प्रतिपादन हो गया, योजना बना ली, फिर इसका अगला चरण है योजना का क्रियान्वयन। अब योजना तो बनाने की आप ऐसा करना है, लेकिन इसके बाद इसका क्रियान्वयन लागू करना, मतलब उसे व्यावहारिक रूप में ढालना, ये इसका क्रियान्वयन होता है। योजना का क्रियान्वयन। जब किसी चीज़ का उपचार किया जाता है, जैसे डॉक्टर ने पहले बातचीत की, फिर जांच पड़ताल की, फिर उससे सारी बात पता लगाई और फिर सुझाव पर चर्चा की, फिर कहा क्या क्या हो सकता है, फिर योजना बनाई कि आप इस तरह से दवा खाइए या ये करिए, और फिर उसका क्रियान्वयन हो गया। तो ये एक मिश्रित प्लानिंग होती है, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और इसमें परामर्शदाता सेवार्थी की मुख्य समस्याओं पर केंद्रित होता है, सारी समस्याओं का अध्ययन करता है और जब ये सारी समस्याएं उसके पास आ जाती हैं तो फिर इनका क्रियान्वयन करता है और क्रियान्वयन के बाद वो इनका मूल्यांकन भी करता रहता है। यदि उसमें कोई कमी आ रही है तो उसमें सुधार और पुनर्समीक्षा भी की जाती है और उसका सुधार किया जाता है। तो ये है इसके स्टेप, यानी सोपान निर्देशात्मक परामर्श के। इस पर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो लें, इसकी 2-4 विशेषताओं पे मैं बात करूंगा, फिर टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो ये इसके सोपान थे। मैं इसकी 2-3 विशेषताओं पे बात करूं जिससे आप ये पहचान सकें कि ये कौन सा परामर्श है, कि विशेषताएं। इन पे अगर बात करें तो नंबर 1, इसकी सबसे जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें सेवार्थी को स्वयं अपनी समस्या हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसकी जो समस्या है वो खुद ही हल कर सके, इस तरह से इसका मोटिवेशन किया जाता है। इसकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि खुद ये अपनी समस्या का समाधान कर सके, इसके लिए इसको इस तरह से जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। पहली विशेषता इसकी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की ये है। और ये अपनी समस्या का हल खुद ही खोज ले और या खुद ही उसको हल कर ले, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी जो बात है इसमें मेन वो ये है कि इसमें किसी भी उपकरण या परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता। इस परामर्श में किसी उपकरण या परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर उपकरण और इससे प्रयोग परीक्षण से मतलब है कि जैसे आप किसी के बारे में उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लेना चाहते हैं, व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्यक्तित्व के बारे में आप बातचीत से और साक्षात्कार या इंटरव्यू से नहीं जान सकते जब तक आप उसको लिखित परीक्षण ना दें। तो लिखित परीक्षण आप उससे भरवाएंगे प्रश्नावली, तब उसमें सारे प्रश्नों के जवाब देगा, फिर आपका विश्लेषण करेंगे, तब आप उसके व्यक्तित्व का पता लगा पाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है।
ना तो कोई उपकरण या परीक्षण होता है। इसमें सीधे बातचीत के जरिए उसका विश्वास जीता जाता है। कई दौर घंटों की बातचीत होती है, बार बार बातचीत होती है, उसे विश्वास में लेकर के सारी बातें उससे कहवाई जाती हैं और संवेगात्मक अभिव्यक्ति जैसा मैंने बताया वो करवा ली जाती है। और जब वो विश्वास जीत लेते हैं आप उसका परामर्शदाता, तो फिर वो सारी बातें बता देता है और उसके हिसाब से फिर उसे रास्ता बताया जाता है। तो ये तो हुआ इसका ये। और दूसरा, इसको एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अपनी समस्या का हल करने के लिए, अपनी समस्या का हल करने के लिए या को हल करने के लिए उचित अवसर दिया जाता है। मौका इस तरह की परिस्थिति की जाती है ताकि ये अपना रास्ता निकाल ले। उचित अवसर दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये थी आपकी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको हम अनिर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। कार्ल रॉजर्स ने इसको समर्थन दिया था, उसी के ये इसके प्रतिपादक हैं। तो ये थी आपकी दिशात्मक यानी निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श, जिसको डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। इस पर मैंने चर्चा की। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझेंगे। और इसके अलावा भी आप किताब से भी पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो में फिर मैं अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।